हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले हमने सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 30 तक हमने सीडीपी के क्वेश्चंस देखे हैं। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि आपको यूपी टेट के 30 मॉडल पेपर आप सभी को हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, छा, आ और डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घोष क्या होता है और अघोष क्या है। तो अगर घोष की अघोष हो गया, ठीक है। तो अघोष की बात करें, यहाँ पे आ होता है वो निगेटिव के लिए यूज किया जाएगा। तो जब भी हमारे स्वर तंत्रियाँ जो होती हैं वो झंकृत नहीं होंगी तो वो अघोष होगा। किसमें किसमें झंकृत नहीं होती हैं? तो किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है उसमें हमारी स्वर तंत्रियाँ जो होती हैं वो झंकृत नहीं होंगी। सबसे पहले आपको अघोष याद करने का यही है कि जब भी हमारी स्वर तंत्रिका जहाँ भी नहीं का यूज होगा वहाँ पे अघोष हो जाएगा। तो पहला और दूसरा अघोष हो जाएगा, का और खा, ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष की, अब सघोष की बात कर लेते हैं। तो गा, घा और अंगा या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द जो होगा वो घोष होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे पूछा गया है, घोष नहीं है, अर्थात आपको अघोष बताना है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा मैंने बताया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी शब्द में री स्वर नहीं है, इसमें आपको बताना है किस में री का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं, किसी ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। सबसे पहले आपको अनुस्वार पता होना चाहिए। तो सब अनुस्वार जो होता है वो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक के ध्वनियाँ होती हैं उसे हम लोग वहाँ पे अनुस्वार कहते हैं, या नाक से जिसका उच्चारण स्थान होता है वहाँ पे नासिका जो उच्चारण स्थान होगा वो उसे अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, पहला विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, किस शब्द में गुण संधि है? और इस प्रश्न को बताने के पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गुण संधि होती क्या है। तो गुण संधि में ये होता है कि आ या आ, बड़ा आ के बाद जब भी ई या बड़ी ई आएगी तो ये मिलके ए हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका रूल है, आधगुणा इसको बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो आधगुणा। ये भी पूछा जा सकता है कि आधगुणा क्या है, किसका सूत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आ और ई मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु, क्योंकि भारत प्लस इंदु। और यहाँ पे ता में आ, जब भी कोई व्यंजन लिखा होगा अगर वो पूरा है तो उसमें आ छिपा रहता है, आ और ई मिलके ए हो जाएंगे। तो यहाँ पे भारतेंदु ये पूरा गुण संधि के सूत्र का फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन सही है। इसमें आपका 35वां प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृक्ष छाया कौन सी संधि से रिलेटेड है। तो वृक्ष छाया जो है वो आपकी व्यंजन संधि से है और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वृक्ष प्लस छाया। समस्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसमें इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, मूछ, आंसू, अश्रु और ससुर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, समस्र शब्द का तद्भव रूप होगा तो मूछ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न जरूरी नहीं है कि आपको सभी के तत्सम तद्भव याद होने चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जिसे आपको याद करने ही पड़ेंगे। कुछ 10 से 15 प्रश्न ऐसे शब्द हैं, उस पर भी वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। तो यहाँ पे समश्रु का जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो विपरीत अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, जाति, आकाश और अक्षर। तो वर्ण में हम लोग रंग को भी जानते हैं, जाति और अक्षर। यहाँ पे आपका आकाश ही नहीं है तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अम्बुज, मनसिज और पंकज। पहले आपको पता होना चाहिए कि कमल की पर्यायवाची कौन कौन सी हैं। तो कमल की जो पर्यायवाची हैं, पंकज, नीरज, जलज, तोयज, अम्बुज, अरविंद, सरसिज, इतनी पर्यायवाची हैं। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि कमल का बहुत जगह पूछा जाता है, कुछ रहती हैं कि हाँ यही पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे आपसे कमल का पूछा गया है कि नहीं कौन सी है।
तो यहाँ पे आपको जो मैंने बता दिया है, जलज भी है, अंबुज भी है और पंकज भी है। मनसिज नहीं है आपका यहाँ पे, मनसिज है कामदेव का। और कामदेव की आपको पर्यायवाची जो होगी मदन होता है, मनसिज होता है, और एक काम अनंग भी कामदेव के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मनसिज होगा। अगला देखते हैं, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, बेश्यान, मनवा या अन्य मनस्क। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य मनस्क। ठीक है, अगला देखते हैं, अभिधा शब्द में अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो अभिधा शब्द में जो शक्ति में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द में वाच्यार्थ प्रकट होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधे तौर पे अगर ये बात करें तो वह शब्द या वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिससे साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध हो, तो उसे हम लोग अभिधा बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण व दोष आदि आते हैं। अगला देखते हैं, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे काली आपका विशेषण हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे तक की बात कर रहा है, तो तक जो होता है वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, आपको ये बताना है कि इसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसके लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो को और के लिए संप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह है, ये आपको याद होना चाहिए। पूरा जो 8 कारक हैं उसकी पूरी आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा करके पूरा आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपसे एक प्रश्न सीधे पूछ लेता है और दूसरा आपको एक वाक्य देके पूछेगा इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो आपको ये बताना होगा, या तो कोई कारक पूछ लेता है या कारक चिन्ह पूछ लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपका 47वां प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, वाक्य के अंग हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य की बात करें कि जब उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य में जब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो उद्देश्य होगा, ठीक है, या जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उद्देश्य। और सीधे तौर पे आप ये बता सकते हैं कि जब कर्ता की बात होगी तो कर्ता को ही हम लोग उद्देश्य बोलेंगे। और जब पूछा जाएगा कि विधेय क्या होता है, तो विधेय की जब बात करें कि तो ये आप ये बोल सकते हैं कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है या कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो वहाँ पे विधेय होगा। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, आप बता सकते हैं, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ये तेंदुलकर उद्देश्य हो जाएगा। मैंने बताया भी है कि कर्ता जब भी होगा तो वो उद्देश्य होता है, सामान्यतः जब भी कर्ता होगा वो उद्देश्य ही होगा। और इसके आगे जो भी आपका बच रहा है यहाँ तक वो पूरा आपका विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो भी आगे कहा जाएगा वो आपका विधेय के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं, विराम चिन्ह का नाम है, आपको बताना है इसमें कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप देखते होंगे कोई कठिन शब्द होता है उसको जब भी स्पष्ट किया जाता है, उसे समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कोष्ठक का यूज किया जाता है। कुछ भी आप लिख रहे हैं उसे जब भी निबंध आप लिखते हैं, कोई कठिन शब्द का आप यूज कर रहे हैं तो उसे कोष्ठक में उसे सरल करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अवसर का लाभ उठाना यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोना, ए ऑप्शन करेक्ट है। आकाश पतालेख करना ये भी नहीं होगा। फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना, ये तीनों आपके गलत हैं।
अगला देखते हैं 52 आपका 52वां प्रश्न है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, बरस पड़ना, रोड़ा अटकाना या दांतों में जीभ होना। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, बी ऑप्शन करेक्ट है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी होगा, क्योंकि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तुम सब एक जैसे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो राजपत्र गजट में होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना या उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि निविदा सूचना का उद्देश्य जो होगा वो सामान की आपूर्ति करवाना भी होता है, सामान की नीलामी और निर्माण कार्य करवाना, यह तीनों विकल्प सही हो जाएगा। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन का आदेश कहलाता है। परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परिपत्र होता है। और किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय जो पत्र होता है उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है। आपको गद्यांश यहाँ पे दिए गए हैं और गद्यांश से रिलेट करके आपको 3 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इस गद्यांश से पहले आपको ये पूरा जो भी गद्यांश दिया गया है उसे पढ़ना है। इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति और संगति या युवा पुरुष। तो इसका आपको बताना है। तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका शीर्षक जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। संगति जो होता है जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक जो होगा वो संगति होगा। कुसंग का अर्थ है, आपको बताना है कि कुसंग का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बुरी संगति होता है। कुसंग का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये लगा सकते हैं। अगला है। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृद्धि या उन्नति। तो इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो संगति का महत्व इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमने 30 प्रश्न हिंदी के कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग संस्कृत के 30 प्रश्न करेंगे। इसके पहले मैंने विजय भव का मॉडल पेपर फर्स्ट करवा दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने 30 प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण श्रृंखला चलने वाली है यूपी टेट का जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें।